रिएक्टिविटी कहां से कहां जाने में क्या होता है? सर लेफ्ट टू राइट, सर राइट टू लेफ्ट। इन एल्कली मेटल्स, थोड़ा ध्यान दो। देखो सर डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप। एल्कली मेटल तो ग्रुप 1 में ना पड़ी हुई है बेटा, और कहां है एल्कली मेटल? So in alkali metal, in a periodic table, reactivity increases on moving down the group. Okay, idea clear? दूसरी क्वेश्चन, bond distance in क्लोरीन। क्लोरीन में बॉन्ड डिस्टेंस 198 पाइकोमीटर दिया हुआ है, तो रेडियस ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू, क्लोरीन का रेडियस क्या होगा जल्दी बताओ? 99। सर 99 पाइकोमीटर। रफली क्या होता है रेडियस जो होती है एक एटम की, दैट इज हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। तो 198 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो 9 जाएगी, 9 जाएगी, रफली 99 पाइकोमीटर आएगा। थर्ड वन, half of intranuclear distance, half of internuclear distance separating metal cores in a metallic crystal is dash. सर मेटेलिक रेडियस। मेटेलिक रेडियस बहुत सिंपल सी है ना, मेटेलिक रेडियस बोलते हैं हम लोग इसको। कंफ्यूज मत होना, देखो यहाँ पे एक टर्म दिया हुआ है मेटेलिक क्रिस्टल, तो मेटेलिक क्रिस्टल आ गया तो मेटेलिक रेडियस की ही बात। यदि चौथा बात किया जाए तो दो एडजेसेंट कॉपर एटम्स हैं, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस दी हुई है 286 पाइकोमीटर, तो डैश रेडियस इज डैश। कौन सी रेडियस की बात हो रही है यहाँ? सर मेटालिक रेडियस। मेटेलिक की बात होगी ना, कॉपर एक मेटल है तो मेटेलिक की रेडियस बात होगी। और कितनी होगी? 143 पाइकोमीटर। 143 पाइकोमीटर। पांचवा, ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सोचना, थोड़ा सोचो बच्चों इस पे, थोड़ा सोचो इस पे, आराम से इस पे सोचो। आयनिक रेडियस इज करेक्ट, कौन सा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, कौन सा? सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, चलो जिसने बोला चलो चेक करते हैं एक बार। अल्युमिनियम 3+, तो इलेक्ट्रॉन 3 निकल गए हैं, जब 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं तो न्यूक्लियस बाकी बचे हुए इलेक्ट्रॉन को और ज्यादा अच्छे से अपने सामने लाएगा, तो साइज तो छोटा हो जाएगा। तो ये ऑप्शन का तो कोई बात बनता ही नहीं कि ये सबसे बड़ी होगी। आपको मैंने बताया ऑप्शन बी। कैटायन की साइज यदि ज्यादा हो जाती है तो छोटी होती है। नेक्स्ट सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, चलो भी देख लेते हैं। सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो साइज तो छोटा ही ना करेगा, और फ्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो साइज को तो बड़ा ही कर देगा। तो ये ऑप्शन चलेगा क्या? नहीं, ये सबसे ग्रेटर कैसे हो सकता है? एकदम। अब इसको थोड़ा सोचो, बची तो यही है, ऑप्शन तो यही है, इसको जरा सोचो। H+, सॉरी ये वाला H-, ऑप्शन क्या बोलता है? H-, अब समझ आया? यस सर। यस सर। ओके, तो H- बोलने का मतलब थर्ड ऑप्शन नन ऑफ दीज था, तो शायद मैंने यही लिखा थर्ड ऑप्शन H-, तो सबसे पहले उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो साइज तो काफी बड़ा हो जाएगा भैया, तो H- सबसे बड़ी होती है, फिर न्यूट्रल बड़ा होता है और H+ सबसे छोटा। तो आप सभी को समझ आ गया होगा ये वाला? ओके, अब बेटा मैं आपसे पूछूं, इसमें यदि ऑर्डर पूछूं तो कौन सा ऑप्शन होगा बता सकते हो? सी वाला में
सबसे बड़ी कौन सी होगी? सर N3 माइनस। N3 minus. N3 माइनस सबसे बड़ी होगी, फिर Mg2 प्लस Mg2 plus. और Al3 प्लस सबसे इसमें कौन सा होगा? सर O2 O2 माइनस। minus. Minus. सोडियम और Na प्लस और F माइनस फिर नेक्स्ट बड़ा होगा और फिर Na प्लस सबसे छोटा, ठीक है ना? क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। द आयंस विथ, इसको जरा सोचना तो, द आयंस विथ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज विल हैव रेडियस रेस्पेक्टिवली। मैं आपको ऑप्शन देता हूं, स्मॉलर और ग्रेटर वर्ड होगा दो, कहां लगेगा आप ये समझो। पहले स्मॉलर पहले ग्रेटर। सर स्मॉलर एंड ग्रेटर। स्मॉलर एंड ग्रेटर होगा सर। Smaller and greater. The ions with positive or negative charge will have radius respectively. Positive charge आएगा तो साइज छोटा कर देता है, तो साइज will be smaller, और यदि नेगेटिव आती है तो बिगर या ग्रेटर। ओके, ये वाला क्वेश्चन मैंने आप लोग करवाया नहीं है, पर आपके पास यदि मतलब पहली एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर का कुछ कॉन्सेप्ट होगा तो ये तो IIT-JEE 2013 में ये क्वेश्चन पूछी गई है, पर मैं आपसे बोलता हूँ कि इसका आंसर क्या हो सकता है, बता सकते हो क्या? एटॉमिक स्ट्रक्चर की कॉन्सेप्ट होगी तो बना लो। आयोनाइजेशन एनर्जी 1, आयोनाइजेशन एनर्जी 1 का मतलब क्या होगा, जल्दी कोई बोलो। आयोनाइजेशन एनर्जी 1 का मतलब क्या होता है? Required to remove an electron from energy Yes. level 1. आयोनाइजेशन एनर्जी 1 का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन निकालना, एक इलेक्ट्रॉन मैं सोडियम से निकाल रहा हूं, एक इलेक्ट्रॉन बाहर जा रही है, तो कितनी एनर्जी हमको लग रही है निकालने में? 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बोला है कि द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन फॉर Na+। अब Na+ में एक इलेक्ट्रॉन आपको डालना है तो कितना पड़ेगा? कितना हो सकता है? सर उससे कम ही होगा मतलब। देखो एक तो समझो, निकालने में जितना बड़ा होगा डालोगे तो फिर उतना ही रिलीज होगा। समझ रहे बात को? सर एक बार और समझाइए सर। ठीक, एक काम करते हैं, रहने दो बेटा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में पढ़ा देता हूं तब ये कॉन्सेप्ट को मैं समझा दूं, अच्छे से समझो, ठीक है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेक्स्ट टॉपिक आएगी तब अच्छे से इसको समझो, रहने दो। अब ये वाला बताओ, इसका क्या आंसर होगा? X plus gives X2 plus gaseous plus electron minus is dash ionization energy. First ionization energy, second ionization energy. X plus है, X plus ने एक Second ionization energy. The second ionization energy. Second. energy, ये वाला तो फर्स्ट है ना, X ने एक निकाला होगा तो this one is first, this one is first ionization energy, और फिर उसके बाद second ionization। This question is a very good question, आप चाहो तो इसके बारे में 30 सेकंड टाइम ले लो, थोड़ा सोचो। Arrange in order of first ionization energy calcium, barium, sulfur, selenium, argon। नीट 2015 में पूछा गया ये क्वेश्चन। नहीं बता पा रहे हो? देखो पहले सजाओ, जब ऐसी क्वेश्चन आए ना तो पीरियडिक टेबल में आपको सबके बारे में मालूम होना चाहिए कौन कहा। ये हीलियम, नियन, आर्गन, ठीक है ना? सल्फर और सेलेनियम कहाँ है? ऑक्सीजन,
सल्फर, सेलेनियम, है ना, 16th ग्रुप। ओके, ये वाला तो सेम रहता है। फिर देखिए और क्या दिया हुआ, कैल्शियम और बेरियम। तो कैल्शियम के नीचे बेरियम आती है। अब बता सकते हो क्या मुझे? अब थोड़ा दिमाग लगाओ। तो बता सकता है आयोनाइजेशन एनर्जी आपको मतलब छोटा से बड़ा सा जाओ, छोटा सबसे किसकी होगी, ज्यादा सबसे ज्यादा किसकी होगी? नहीं देखो सर बेरियम, कैल्शियम, सल्फर। हाँ चलो मैं बता रहा हूँ छोटा से बड़ा आपको। वैसे सबसे पहले एक दिमाग लगाओ, किससे निकालना सबसे मुश्किल होता है? इलेक्ट्रॉन निकालना आर्गन। नोबल गैस से आर्गन। निकालना सबसे मुश्किल होता है, सबसे मुश्किल। तो इसकी सबसे ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा होगी इसकी। तो चलो मैं इसको मान लेता हूँ, मतलब बड़ा से ही छोटा कर देता हूँ। चलो इससे सबसे ज्यादा पड़ेगा निकालने फर्स्ट। फिर आपको मालूम है कि आप इधर जाते हो तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है, मालूम है ना, और इधर आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है। अब देखो आर्गन में सबसे ज्यादा, फिर आपको किस में पड़ेगा नेक्स्ट? एस सर, एस। एस पड़ेगा कि ऑक्सीजन पड़ेगा? ऑक्सीजन तो है ही नहीं क्वेश्चन में, तो नेक्स्ट एस पड़ेगा, ठीक है। फिर सेलेनियम, फिर कैल्शियम और बेरियम। तो आपका आंसर कुछ इस प्रकार होगा, बेरियम, बेरियम तो सबसे आसानी से, फिर कैल्शियम, फिर सल्फर, फिर सेलेनियम एंड लास्ट वन इज आर्गन। सबसे मुश्किल, ठीक है ना? कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? नो सर। नो। ये वाला देखो तो सही है क्या? सबसे No, ज्यादा sir. बेरियम, सबसे कम बेरियम, नेक्स्ट इस कैल्शियम, और फिर उसके बाद कौन सा बेटा? सल्फर, फिर सेलेनियम और फिर आर्गन, ठीक है। दिस वन एक्सप्लेन, इसको एक्सप्लेन करो। इसमें आपको दिख रहा है कुछ मेटल्स हैं, ठीक है ना। आपको आई सपोज क्लियरली नहीं दिख रही है तो ये वाला लिथियम लिखा हुआ है, ठीक है ना, सबसे नीचे में जो है लिथियम है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, जरा ध्यान से। लिथियम है, बेरिलियम है। देखो ग्राफ क्या बता रहा है, ग्राफ को समझो। लिथियम सबसे नीचे है, लिथियम सबसे नीचे है। फिर बता रहा है कि बेरिलियम का आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। फिर बोला है बोरोन का आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो गया, ठीक है ना। फिर बताया है कि कार्बन और नाइट्रोजन का ठीक बढ़ा, फिर ऑक्सीजन का कम हो गया है, ओके। और फिर बताया है फ्लोरीन और नियोन का बढ़ गया, ठीक है ना। अब ये वाला नॉर्मली आप लोग पढ़ोगे तो क्या होता है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, सर कार्बन, बोरोन पहले होगा बेरिलियम से। ठीक है ना। अब देखो नॉर्मली क्या है, इधर जाने से आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, इंक्रीज इंक्रीज। इंक्रीज होता है। ये है अक्रॉस द पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। इधर जाने से आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है क्योंकि साइज छोटी हो जाती है, इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है। पर बोला जा रहा है कि बोरोन का क्या है, कम है, बेरिलियम का ज्यादा है ना। तो बोरोन का कम क्यों है, मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, ये बात याद है कि नहीं? यस सर। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि देखोगे 2s2 2p1 और इसकी क्या थी 2s2, तो इसका p से इलेक्ट्रॉन निकालना था और इसका s से इलेक्ट्रॉन निकालना था। p जो है ज्यादा दूर है न्यूक्लियस से, तो इलेक्ट्रॉन इससे आसानी से निकल जाती है, इसलिए इसकी जो होती है कम होती है, ठीक है ना। यू कैन एक्सप्लेन दिस वन
बोरोन और बेरिलियम की इलेक्ट्रॉन इसमें p से निकालना है, दैट इज वेरी इजी, इसलिए इसका कम है आयोनाइजेशन एनर्जी कंपेयर टू बेरिलियम। और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में तो आप लोग बता ही सकते हो ना, नाइट्रोजन का ज्यादा क्यों है ऑक्सीजन से, क्या रीजन है? नाइट्रोजन का क्यों ज्यादा है ऑक्सीजन से? सर बिकॉज p ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन है ना सर, इसीलिए सर हाफ फील्ड है। हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, इट्स अ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होती है। ओके, तो दो एनोमली आपको याद भी करवाया था कि बोरोन पहले आएगी बेरिलियम के कॉम्बिनेशन में और ऑक्सीजन पहले आएगी नाइट्रोजन के कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नहीं समझ आया है कोई भी बच्चा को तो मुझसे पूछ लो, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूं। आई सपोज इसमें कुछ समझने की ज्यादा है नहीं, क्लियर होगी दिमाग में। नेक्स्ट एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, इसको पढ़ो और बताओ क्या आंसर हो सकता है, थोड़ा दिमाग लगा के। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले सबका देखना फिर जवाब देना, सिंपल सी बात बोल रहा हूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबका देखना फिर जवाब देना। मैग्नीशियम, सोडियम, सिलिकॉन। नहीं बेटा, ऑप्शन दी हुई है, आयोनाइजेशन एनर्जी सोडियम, मैग्नीशियम और सिलिकॉन का दिया हुआ है आपके सामने, ठीक है ना। और पूछा गया है कि एल्युमिनियम की किलो जूल पर मोल में कितनी हो सकती है, 575 हो सकती है, 760 हो सकती है, 1000 हो सकती है। अंदाज लगाने बोला गया है, आप सर ए अंदाज होगा। लगा सकते हो? एनीबॉडी? सर बी नंबर। सर ए नंबर सर। आंसर तो ए नंबर है, वेरी गुड, बट चलिए हम लोग देखते हैं क्यों ऐसा। नॉर्मली देखो, सोडियम के बाद मैग्नीशियम आती है, मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम आती है फिर सिलिकॉन आती है। ये नॉर्मल ऑर्डर है सेकंड पीरियड का, नहीं थर्ड पीरियड का, है ना, यही ना है थर्ड पीरियड, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, यही ऑर्डर है। अब देखिए यदि आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो क्या आता है, 3s1 है ना, this one is 3s2, this one is 3s2, 3p1, 3s2, 3p2। अब क्या है, यहाँ पे सोडियम का दिया हुआ है कि इससे इलेक्ट्रॉन निकालना 496 लगता है, मैग्नीशियम का दिया हुआ है 737 लगता है, और सिलिकॉन का दिया हुआ है 786 लगता है। तो आपकी जनरल समझ क्या बोल रही है कि एल्युमिनियम की जो आयोनाइजेशन एनर्जी होनी चाहिए, इन दोनों की बीच की वैल्यू होनी चाहिए कि इन दोनों की बीच की वैल्यू? सोडियम और मैग्नीशियम। सोडियम और मैग्नीशियम के बीच। किसके किसके बीच की होनी चाहिए? सोडियम और मैग्नीशियम। सोडियम और मैग्नीशियम के बीच की होनी चाहिए, करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन निकालना इससे आसान है, यहां से आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ये वाला इलेक्ट्रॉन निकालोगे, p से निकालोगे, और p से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी कंपेयर टू s। तो इसलिए ये ऑर्डर में पहले एल्युमिनियम आ जाएगा और फिर मैग्नीशियम आएगी, पहले एल्युमिनियम आएगा फिर मैग्नीशियम आएगी। तो एल्युमिनियम का क्या हो गया, इसका कितना दिया होगा 737, तो 496 और 737 के बीच का वैल्यू होगा, 496 और 737 के बीच का वैल्यू क्या है, 575 है। तो एल्युमिनियम का आ गया 575 किलो पर मोल। समझ आया कि नहीं समझ आया? यस ओके, बहुत सिंपल सी क्वेश्चन थी, थोड़ी दिमाग लगाने वाली। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसको मैं मिटाता हूं। देखो आज जो मैंने क्वेश्चंस करवाया थोड़ी ट्रिकी क्वेश्चन थी, थोड़ी दिमाग लगाने वाली क्वेश्चंस थी, सबको एक बार घर में फिर से सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है।
चलिए आगे हम लोग देखेंगे चीजों को। ओके चलिए, the next topic that today we are going to see is electron affinity. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इस एफिनिटी शब्द का मतलब होता है लव। इस एफिनिटी शब्द का मतलब है लव बोलो या चाहत बोलो, इलेक्ट्रॉन की चाहत। ओके, एक पर्टिकुलर सिस्टम की इलेक्ट्रॉन के लिए जो चाहत होती है, we call that as electron affinity। यदि हम लोग इसका डेफिनेशन देखें, द एनर्जी रिलीज्ड when an electron is added to a neutral isolated gaseous atom। अब देखो डेफिनेशन मैं समझाता हूं आपको बाद में, पहले थोड़ा सा पिक्चराइजेशन करता हूं आपके सामने। तो एटम जो है आप सभी को मालूम है कि झुंड में रहती है ना, अकेला एटम तो बहुत मुश्किल है पाना। ओके, अब यहाँ पे कहानी है कि when an electron is added, आप एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हो और कुछ एनर्जी का कहानी बात करना चाहते हो, तो आपको मालूम है कि जब आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे कोई पर्टिकुलर एटम में यहाँ पे, तो एनर्जी की यदि हम कैलकुलेशन करेंगे तो वो सही नहीं होगी, क्योंकि अदर फोर्सेस की भी इंपैक्ट रहती है ग्रुप में, जो मैंने लास्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन किया। तो हमें चाहिए एक सिंगल एटम। मैं एक सिंगल एटम को निकाला तो ये मिली मुझे एक सिंगल एटम। अब इसके आसपास कोई एटम नहीं है तो ऑब्वियसली ये गैसियस स्टेट में हो गई, ये एटम आ गई आपकी गैसियस स्टेट में। ओके, अंडरस्टूड। अब ये एटम आइसोलेटेड है, हाँ अकेला है, कोई दिक्कत नहीं। गैसियस एटम भी है गैसियस स्टेट में, इसलिए क्योंकि आसपास पार्टिकल्स दूर दूर है। न्यूट्रल, ऑब्वियसली अब एटम को निकाला तो यहाँ से न्यूट्रल ही रहेगा, इसमें कोई चार्ज तो नहीं आ जाएगा। अब हमको इससे क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देना। सॉरी मैंने इलेक्ट्रॉन इज एडेड लिखा है, एक इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर डाल देना है, निकालना नहीं, एक इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर डाल देना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, एक इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर में डालने की कोशिश। अब जब मैं एक इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर में डालूंगा इस न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम में, तो कुछ एनर्जी रिलीज होती है, और वो जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ओके, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, कितनी एनर्जी, कितनी एनर्जी रिलीज होती है जब आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो किसी न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम में। एक न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया और जो एनर्जी रिलीज हुई उसको हम लोग बोले इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब कहानी यहाँ पे ये है कि एनर्जी रिलीज क्यों हुई। देखो, जब ये इलेक्ट्रॉन आया तो कोई सिस्टम में इलेक्ट्रॉन आ रही है तो ऑब्वियसली स्टेबिलिटी हो रही है, तब ना इलेक्ट्रॉन उसमें आ रहा है। और जब कोई सिस्टम स्टेबल होता है तो वो अपने एनर्जी को लोअर करने का कोशिश करता है। इलेक्ट्रॉन इसके अंदर में आया, ये सिस्टम बोलो तो ये एटम अपने आप को स्टेबल करने का कोशिश किया और इसने कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज कर दी, उसी को हम लोग बोले इलेक्ट्रॉन। गॉट इट। अब इसको थोड़ा हम लोग कॉन्सेप्चुअल बेस में समझने का कोशिश करते हैं। एटम है जो गैसियस स्टेट में है,
कोई दिक्कत नहीं। अब इस एटम से इस एटम में मैंने एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया, तो ऑब्वियस सी बात है जब मैं एक इलेक्ट्रॉन इसमें डाल दूंगा तो ये बन जाएगा A माइनस गैसियस। अब इसको मैं कैटायन बोलूंगा कि एनायन बोलूंगा? एनायन। anion ये एक एनायन है, ये एक एनायन है और साथ में कुछ एनर्जी भी ये रिलीज कर रहा। ओके, सपोज करो एक पल के लिए कि ये 100 एनर्जी रिलीज कर रहा, 100 एनर्जी रिलीज कर रहा। ओके, आप कभी भी एक रिएक्शन के बगल में ऐसा लिखा हुआ देखो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इक्वल टू 100, तो इसका मतलब आप क्या समझोगे? 100 अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज। ये जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, आपको वैल्यू दिया रहेगा। ओके, यदि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिखा हुआ वैल्यू पॉजिटिव दी हुई है, ओके, पॉजिटिव वैल्यू है, तो आप समझोगे कि उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। और एक टर्म इंट्रोड्यूस होती है इसमें, इसको हम लोग बोलते हैं और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एक शब्द में इसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बोला जाता है। ओके, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। अब ये जो वर्ड है एंथैल्पी, ये तो आपने जूनियर क्लासेस में नहीं पढ़ा, बट आपने जूनियर क्लासेस में एक चीज पढ़ा है, दैट सेज कि रिएक्शन दो टाइप की होती है। एक रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक और एक रिएक्शन होती है एंडोथर्मिक, ये आपने पढ़ा। और आपको फिलहाल यहाँ पे ये याद रखना है कि यदि रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, यदि रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है तो चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी को हम लोग डेल एच लिखते हैं। चेंज इन एंथैल्पी जो होती है वो नेगेटिव। ओके, और यदि रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है, एंडोथर्मिक समझते हो ना, जहां पे एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब होता है तो एंडोथर्मिक, तो वहां पे चेंज इन एंथैल्पी जो होती है पॉजिटिव होती है। ये फिलहाल आपको याद रखना है। और एंथैल्पी होता क्या है मैं आपको बाद में समझाऊंगा, आगे केमिस्ट्री और पढ़ेंगे तो मैं एंथैल्पी आपको समझाऊंगा। फिलहाल आप ये समझ लो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दो टाइप की हो गई, एक एक्सोथर्मिक और एक एंडोथर्मिक। यदि एक्सोथर्मिक हो रही है तो चेंज इन एंथैल्पी नेगेटिव और एंडोथर्मिक है तो चेंज इन एंथैल्पी पॉजिटिव। ठीक है ना? अब देखिए, एनर्जी रिएक्टेंट में है कि प्रोडक्ट में है, मुझे जरा समझाना कोई। सर प्रोडक्ट सर प्रोडक्ट में प्रोडक्ट में है, एनर्जी तो प्रोडक्ट में है। जब एनर्जी प्रोडक्ट में होती है तो रिएक्शन कैसा होता है? एक्सोथर्मिक होता है। तो एक्सोथर्मिक होता है। तो देखो हम लोग इसको और एक तरीका से लिखते हैं, EA इक्वल टू +100 लिखा हुआ मिलेगा आपको, और आपको ऐसे भी लिखा हुआ दिख सकता है डेल्टा HEG। अब देखो डेल्टा HEG का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सॉरी, EG मींस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और यहां पे जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, क्योंकि एनर्जी निकल रही है, इसलिए इस एनर्जी जो निकली है उसको हम नेगेटिव साइन से दिखाएंगे, -100। तो अक्सर बच्चे और अक्सर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वहां पे यही कंफ्यूजन होता है। ये +100 लिखा हुआ तो इसका मतलब है कि 100 अमाउंट ऑफ एनर्जी निकला। डेल्टा HEG -100 लिखा हुआ तो इसका मतलब भी यही है। ओके, कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है, बस दोनों को ऑपोजिट साइन में लिखते हैं। ओके, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। अंडरस्टूड? किसी को कोई दिक्कत ये कॉन्सेप्ट में? नो सर। नो सर।
नो सर। ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी -100 तब भी वही मतलब है कि इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर निकली है। समझ गए? अब देखिए दूसरी कहानी यहां पे। एक दूसरी कहानी ये है कि सपोज करो A माइनस गैसियस, ठीक है ना, ये वाली A माइनस गैसियस है, ठीक है। अब इसमें मैं क्या करता हूं और एक इलेक्ट्रॉन डालता हूं, तो क्या बनेगा? सर A2 माइनस गैस A2 माइनस गैसियस बनेगी। क्या, अब जरा सोच के जवाब देना, क्या यहां पे एनर्जी निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा सर, निकलेगा। सर निकलेगा सर। सर। 30 सेकेंड सोच लो, थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या एनर्जी निकलेगा कि नहीं निकलेगा? सर नो सर। नहीं निकलेगा सर। तो समझने का कोशिश करते हैं बेटा यहाँ पे जरा। जब इस सिस्टम ने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो इसके ऊपर कौन सी चार्ज आ गई? नेगेटिव चार्ज आ गई। जब न्यूट्रल एटम ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो उस पर एक नेगेटिव चार्ज आ गया। अब जब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आने का कोशिश करेगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन और इस एटम में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन होगा? सर अट्रैक्शन। अट्रैक्शन और सर रिपल्सन रिपल्सन होगा सर, वो रिपल्सन स्टेबल होता हो है। जाएगा पहले ही। रिपल्सन होगा। अरे भैया नेगेटिव वाली इलेक्ट्रॉन और ये नेगेटिव वाली आयन दोनों के बीच में तो रिपल्सन होगा ना, तो रिपल्सन तो इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर नहीं जाने देगा, सिंपल सी बात है। तो हमें यदि इस इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर में डालना है तो हमें कुछ बाहर से एनर्जी देना पड़ेगा, बाहर से इसको कुछ मारना पड़ेगा तब ना घुसेगा ये अंदर। समझ गए? क्योंकि नेगेटिव तो बोल रहा है कि हम दूर भागेंगे, हम नहीं सामने आएंगे। अब बाहर में मैं एनर्जी दूंगा तब ये इलेक्ट्रॉन जाएगा इस सिस्टम में। तो ये ध्यान देनी है कि जब पहला इलेक्ट्रॉन आपने ऐड किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जब पहला इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो बहुत खुशी से उस सिस्टम ने इलेक्ट्रॉन को ले लिया, खुश भी हुआ और डांस वांस किया तो एनर्जी भी रिलीज किया, ठीक है ना। बट एक बार एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो उस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो, और जब नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गई उसके ऊपर तो दूसरा इलेक्ट्रॉन जब मैं डालने का कोशिश करूंगा तो उस पर रिपल्सन होगा। तो दूसरी इलेक्ट्रॉन डालने के लिए हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2 जो होती है हमें देनी पड़ेगी, अंडरस्टूड? हमें देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको एक छोटी सी चीज याद रखनी है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2 इज ऑलवेज डैश रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होगी? सर एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक, क्योंकि एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। इज ऑलवेज एंडोथर्मिक प्रोसेस, इज ऑलवेज एंडोथर्मिक प्रोसेस एज, या ऐसे बोलो, ड्यू टू repulsion between negative ion and incoming electron. Okay, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2 एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब करने वाला प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि एक रिपल्सन होती है नेगेटिव आयन के बीच में और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के बीच में, और वो रिपल्सन को, मतलब वो रिपल्सन के अगेंस्ट हमें इलेक्ट्रॉन डालनी है उसके अंदर, तो बाहर से एनर्जी तो देनी पड़ेगी। सो इट्स एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन।
तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2 इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। रीजन समझ आ गई, रिपल्सन होगी इसलिए बाहर से एनर्जी देना पड़ेगा तब वो इलेक्ट्रॉन जाएगी अंदर। ओके, तो यहाँ पे सपोज करो मैं लिखा ये इज इक्वल टू, मानो x अमाउंट ऑफ एनर्जी जरूरत पड़ रही है, तो मैं माइनस एक्स लिखूंगा कि प्लस एक्स लिखूंगा? माइनस एक्स। माइनस x, मानो माइनस कुछ x अमाउंट ऑफ एनर्जी जरूरत पड़ रही है तो माइनस x लिखेंगे। तो माइनस x का मतलब क्या है? 100 अमाउंट ऑफ, या सॉरी, x अमाउंट ऑफ एनर्जी इज एब्सॉर्ब या दूसरे शब्दों में क्या लिखेंगे? डेल्टा एच इक्वल टू x 100 प्लस 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 मतलब 100 तो मैंने जस्ट मेंशन किया प्लस x प्लस एक्स क्यों? एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव रहना चाहिए, तो प्लस एक्स का मतलब ही वही है कि एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी इज एब्सॉर्ब। तो ये थोड़ा ध्यान देना है, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, ठीक है ना? बस एक चीज याद रखना ना, इसका वैल्यू पॉजिटिव तो मतलब सिस्टम से एनर्जी निकला, और इसका वैल्यू नेगेटिव मतलब सिस्टम से एनर्जी निकला। बात खत्म, बाकी सब ऑपोजिट। समझ आई सबको? तो ये पहला इलेक्ट्रॉन Yes, sir. डालना अच्छा काम, एनर्जी रिलीज, सिस्टम कुछ। दूसरा इलेक्ट्रॉन डालना सिस्टम को दिक्कत, नेगेटिव नेगेटिव रिपल्सन होगा। ओके, चलिए सर सर कहीं पर लिखा रहता है एच के मतलब डेल एच के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव साइन, उसका मतलब क्या होता है सर? बेटा ये ऐसे ही तो लिखा रहेगा, एनर्जी पॉजिटिव करके। ओके, ठीक है। और बाकी एंथैल्पी से डेप्थ में बताऊंगा बाद, ऐसे ही लिखा रहता और कुछ नहीं लिखा। ओके, और वैसे बुक्स में आप देखोगे ऐसे ही लिखा रहता है कि डेल एक्स या सब म्यूट हो गई है। अंडरस्टूड, गॉट इट? आगे बढ़े। यस सर। यस सर। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट कहानी जो देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन गेन होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है उसके कारण, इलेक्ट्रॉन लूज होता है जिसके कारण आयनाइजेशन एनर्जी आती है। क्यों होता है इलेक्ट्रॉन गेन, क्यों होता है इलेक्ट्रॉन लूज, और क्यों एनर्जी रिलीज होगी, क्यों एनर्जी रिक्वायर होगी, सब हम लोग देखते हैं। वैसे हम लोग यदि समझने का कोशिश करें बहुत ही सिंपल में, तो आपको ग्रुप 18 की कहानी मालूम है। हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनन, रेडन। अब यदि इस ग्रुप की मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल बी लिखूं तो NH2 NP क्या सर 6 तो भैया इसका तो p ऑर्बिटल क्या है, पूरी तरह से भरा हुआ है। यस सर। फुलफिल्ड। तो मुझे बताओ क्या ये लोग इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करना चाहेगा? नो सर। नो सर। ये कुछ ना नहीं। तो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा ना तो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा। इसे हम लोग बोलते हैं नोबल गैस, नोबल आदमी है ये लोग ना किसी से कुछ लेता है ना किसी को कुछ देता है। ओके, क्यों? एक्स्ट्रा स्टेबल है, फुल फील्ड ऑर्बिटल्स हैं। अब देखिए दुनिया में हर चीज स्टेबल होना चाहता है, तो हमारे पीरियोडिक टेबल में भी जितने एलिमेंट्स हैं या जितने एटम्स हैं वो सब अपने आप को नोबल गैस का जैसा बनाना चाहते हैं। तो यदि इसके सबसे बगल वाला का बात करूं मैं ग्रुप 17 की, तो ग्रुप 17 की एलिमेंट का नाम जल्दी जल्दी बताएगा कोई मुझे? सर क्लोरीन, 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 फ्लोरीन, ब्रोमीन,
ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटेन, एस्टेटिन। अब एसिटेन। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाए तो NH2 सर 5 NP5 NP5 है ना। आप सभी को यदि सिंपल भाषा में बोलूंगी तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट रहता है। जूनियर भाषा में, जूनियर क्लास में चल जाऊं यदि एक बार, नो तो सर। इसका ऑक्टेट कंप्लीट रहता है। दिस इज वन सॉर्ट ऑफ ऑक्टेट। आपको मालूम है ना, ग्रुप 17 वन सॉर्ट ऑफ ऑक्टेट होती है। जैसे फ्लोरीन होती है, फ्लोरीन का 9 होता है, तो 2 और 7 लिखते हैं ना सिंपल में, तो एक कमी होती है ऑक्टेट में। तो सब में इन सबके पास एक ही कमी है। यदि यहाँ भी देखो NP5 है, एक गेन करेगा तो कंप्लीट हो जाएगी इसकी पी ऑर्बिटल, है ना, ये सबसे पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये भी नियरेस्ट नोबल गैस का जैसा बन जाएगा। तो ये लोग जो है, ये लोग एक इलेक्ट्रॉन बहुत खुशी खुशी गेन करता है। गेन करेगा कि नहीं गेन करेगा? यस सर। गेन करेगा एक इलेक्ट्रॉन बहुत खुशी Yes, खुशी, sir. और बहुत ज्यादा एनर्जी भी लिबरेट करेगा, क्योंकि स्टेबल हो गया भैया, पार्टी करेगा और खूब एनर्जी रिलीज करेगा। तो आपकी जो ये ग्रुप 17 वाली कहानी है, बहुत खुश होता है ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करके, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके, प्लस लिख रहा हूं, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके बहुत खुश होता है और बहुत एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है ना। यदि बोली जाए तो ग्रुप 17 सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है पूरी पीरियोडिक टेबल में जब उसमें एक इलेक्ट्रॉन आती है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ग्रुप 17 की सबसे हाई होती है, बोले तो हैलोजन्स की सबसे हाई होती है, बहुत सिंपल में। ओके, अब चलिए बेटा आते हैं ग्रुप 16 के सामने। तो उससे देखो, है ना, यही वाला है ना। अब ये लोग क्या करेगा, देखो भैया, पहला इलेक्ट्रॉन तो इसने गेन कर लिया, चलो बहुत सही है। अब इसको ऐसा तो ऐसा नहीं ना बनना है, इसको तो बनना है इसके जैसा। तो एक इलेक्ट्रॉन तो पहले, दो इलेक्ट्रॉन तो एक के बाद थोड़े गेन करेगा, पहले एगो इलेक्ट्रॉन आएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन तो ये गेन किया, बहुत अच्छा बात है, बहुत एनर्जी लिबरेट किया। पर एक इलेक्ट्रॉन आते के साथ इस पे नेगेटिव चार्ज आ गई इसके आयन पे। जब अब दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा, इसको बाहर से एनर्जी चाहिए, है कि नहीं? Yes, तो sir. इसकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है काफी कम हो जाती है। पहले वाले में तो खूब सारा रिलीज करता है और दूसरे वाले में फिर इसको बाहर से चाहिए। तो कहीं ना कहीं ग्रुप 16 को दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ता। आपसे पूछ लिया गया क्यों, तो आपके पास रीजन है। और यदि मैं ग्रुप 15 की बात करूं तो नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बेकार। इसको तो कितना चाहिए, इसको तो 3 इलेक्ट्रॉन की कहानी है ना, इसकी तो 3 इलेक्ट्रॉन की कहानी है। तो ये तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो पहला तो ये गेन कर लेता है, दूसरा गेन करने में दिक्कत होती है। अब यहाँ पे मुझे बताओ ग्रुप 15 की यदि मैं लिखूं NH2 NP3, सही है कि नहीं सही है? Yes, sir. Yes, sir. अब मुझे एक बात बताओ बेटा कि क्या ये पहला ही इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा? जल्दी। नो सर। No, sir. Sir, No, release sir. करना पहला ही चाहिए। इलेक्ट्रॉन नहीं गेन करना कुछ चाहता है। काहे नहीं गेन करना चाहता है? Sir, half सर filled एक्स्ट्रा होता है। स्टेबल है सर, हाफ फील्ड है। हाफ फील्ड है, इसलिए चौथा दोगे तो इसका हाफ फील्ड वाला कहानी गड़बड़ होता है। तो ये नहीं चाहता कि नहीं हमको ना। पर यदि मानो हमने जबरदस्ती करके ये दिया, एगो इलेक्ट्रॉन ले ले भाई, अब तू एगो इलेक्ट्रॉन, अब एगो इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो दूसरा और तीसरा देने के लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा? एनर्जी सप्लाई करना होगा। एनर्जी देना पड़ेगा। सप्लाई एक करना नेगेटिव सिस्टम में इलेक्ट्रॉन डालना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं नाइट्रोजन को तो पहला इलेक्ट्रॉन गेन करवाना तो बहुत मुश्किल है ही, दूसरा भी गेन करवाना मुश्किल है ना। तो ये कहानी नाइट्रोजन के साथ भी है गड़बड़। तो कहीं ना कहीं ये भी बहुत कम एनर्जी लिबरेट, मतलब ये तो छोड़ दो, इसका बात हम लोग नहीं करेंगे। इसमें तो इलेक्ट्रॉन ऐड करना सच में थोड़ा दिक्कत होगा। ओके, इसमें ठीक है ऐड हो जाती है, ये बहुत खुशी से ऐड करवाता है, समझ गए? तो आपको ये कहानी समझ आ गई होगी कि कहीं ना कहीं ये लोग नोबल गैस जैसा बनना चाहता है तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कैसे भी, या तो बाहर से एनर्जी देके या खुद से एनर्जी रिलीज
करवा। अब यदि नोबल गैस से आगे बढ़ो तो नोबल गैस से आगे बढ़ो तो ग्रुप 1 ही ना आएगी, घूम के तो ग्रुप 1 ही आती है। तो अब ग्रुप 1 वाला क्या करता है, उसको नोबल गैस जैसा बनने के लिए क्या करना पड़ता है, एनर्जी लूज करना पड़ेगा। 1 लूज करना पड़ता लूज है ना। तो 1 लूज करना पड़ता है, तो यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी डिफाइन हो जाती है ना। एक इलेक्ट्रॉन ये निकालता है, तो निकालने के लिए तो बाहर से एनर्जी लगानी पड़ेगी भैया। तो एक एनर्जी बाहर से लगती है और तब एक इलेक्ट्रॉन इसकी निकलती है। वैसे ही ग्रुप 2 क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन हाँ, 2 इलेक्ट्रॉन। है ना। तो इसके लिए आयोनाइजेशन एनर्जी डिफाइन हो रही है। अब मुझे बताओ कि ये लोग के लिए क्यों आयोनाइजेशन एनर्जी डिफाइन हो रही है, ये तो आप समझ ले रहे हो। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसके लिए भी डिफाइन होती है, नो डाउट, पर ये इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबिलिटी नहीं पाता। ये नॉर्मली स्टेबिलिटी कैसे पाएगा, इलेक्ट्रॉन लूज करके। तो ये तो सिंपल कहानी सबको मालूम है, इतना डेप्थ में मुझे बताने की जरूरत नहीं। ओके चलो, अब आपके सामने मैं एक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के कुछ डाटा दिखाता हूँ, ठीक है ना। तो ये मिटा देता हूँ, ये तो बस सिंपल सी चीज थी। देखिएगा, देखो ये जरा ध्यान से देखना, ठीक है ना। डेल्टा एच ई जी, मैं कुछ इंपॉर्टेंट ग्रुप का आपको बताऊंगा, और जो वाले बताऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जितना बता रहा हूं उन वैल्यूज को थोड़ा एनालाइज करना और जरा ध्यान से देखना। तो मुझे एक बात बताओ, यदि एक सिस्टम को एनर्जी निकाल के खुशी हो रही है तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कर रहा है, नो डाउट। तो वहां पे डेल्टा एच ई जी की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। नेगेटिव होती है। बेटा एकदम दिमाग में बैठा लो, डेल्टा एच ई जी नेगेटिव होता है तो रिएक्शन होती है आपकी एक्सोथर्मिक, नेगेटिव एक्सोथर्मिक। ओके, ये दिमाग में रख लो। तो पॉजिटिव मतलब एक्सोथर्मिक, ठीक है। अब देखिए, मैं ग्रुप 1 का सारा एलिमेंट का नाम लिखता हूं, ठीक है ना। ये ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं। अब इसका मैं डेल्टा एच ई जी लिखूं, ओके। तो डेल्टा एच ई जी इसका लिखूं तो इट्स 73, इट्स 60, इट्स 53, 48, 47, 46। देखो, अब बोलोगे कि सर देखो इनकी भी कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन गेन करने की, हाइड्रोजन की, लिथियम की, सोडियम की, पोटेशियम की, रुबिडियम की, सीजियम की इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी है, पर बहुत कम कैपेसिटी है इनकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की, क्योंकि बहुत कम एनर्जी निकल रहा है। और ऐसा नहीं है कि इनकी कैपेसिटी नहीं है इलेक्ट्रॉन गेन करने की, है, पर बहुत कम एनर्जी, -73 किलो जूल पर मोल। अब माइनस साइन में मत फंस जाना, माइनस साइन तो आपको इग्नोर ही कर देना है। एनर्जी कितनी निकल रही है, 73 निकल रही है, 60 निकल रही है, 53 निकल रही है, 48 निकल रही है, 47, 46। तो डाउन द ग्रुप एनर्जी ज्यादा निकल रही है कि कम निकल रही है, सर कम निकल नेगेटिव साइन को मत देखना बेटा, क्योंकि नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे, सर सर एच ई जी एक्सोथर्मिक सर,
एक्सोथर्मिक। रिएक्शन बाहर मतलब एनर्जी बाहर जा रहा है। यस दिस ट्रेंड इज एनर्जी डाउन द ग्रुप तो घट ही रहा है, नो डाउट। ओके, अंडरस्टूड। तो इनके सर। वैल्यूज आपको दिखाया। अब देखिए सर। चलो ग्रुप 16 पे आते हैं जहां पे थोड़ा इंटरेस्ट। हेलो सर। हाँ सर बोल रहे कि मतलब इसका वैल्यू याद करना पड़ेगा ना, निकलेगा भी इसका वैल्यू? अरे नहीं भैया, मैं बता रहा हूँ आपको कुछ समझाने के लिए, आप क्यों याद करोगे? मैंने बोला याद करने के लिए, मैंने बोला केमिस्ट्री में चीजें रटने के लिए कभी भी। नहीं तो फिर सर निकालना तो पड़ेगा ना वैल्यू, अगर बोलेगा तो। आपको जस्ट देखो, ट्रेंड दिखाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, ठीक है ना? ओहो ठीक है सर। आपको ट्रेंड समझाना चाहता हूँ। ओके, 73, 60, 53, 48, 47, 46 देख लिया ध्यान से। नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये ध्यान में रखिए, ठीक है ना। अब देखिए ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, ठीक है ना। अब इसकी यदि वैल्यू देखोगे डेल्टा HEG का, ओके, डेल्टा HEG का वैल्यू इसका देखोगे तो इट्स 141, 200, 195, 190 और 174। माइनस 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 माइनस। अब इसका मतलब क्या है ये समझो। ये मैं पहला ही वाला डिफाइन कर रहा हूँ, दूसरा दूसरा नहीं डिफाइन कर रहा हूँ। इस वैल्यू का मतलब ये भी है कि कितनी आसानी से आप एक इलेक्ट्रॉन किसी सिस्टम के अंदर में डाल सकते हो। अब मुझे एक बात बताओ, ये वाला ग्रुप में इलेक्ट्रॉन को आसानी से डाला जा सकता है कि इस वाले में इलेक्ट्रॉन आसानी से डाला जा सकता है? इसमें सर इसमें सर ग्रुप 6 सर एनर्जी ज्यादा रिलीज कर क्योंकि रहा है। ज्यादा एनर्जी लिबरेट कर रहा है, और जब ज्यादा लिबरेट करता है तो उसको ज्यादा खुशी हो रहा है इलेक्ट्रॉन को गेन करके। तो इसको कुछ ना कुछ इधर जब हम जा रहे हैं तो बढ़ रही है कि घट रही है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? तो बढ़ रही है। बढ़ रहा है। नेगेटिव साइन में मत लगना, नेगेटिव का मतलब सिर्फ एक्सो प्रोसेस बताता है, ठीक है ना। समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही है? कोई दिक्कत बेटा? आ रही है सर। यस नो सर। सर। अब देखिए मैं ग्रुप 17 पे आता हूं, ठीक है ना। जल्दी जल्दी ग्रुप 17 का नाम बताओ। तो फ्रांसियन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नेट्रियम। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। देखो अब इनके वैल्यूज यदि आप देखोगे तो इट्स 328, इट्स 349 और सारे नेगेटिव है। इट्स -325, -295 and it's -270। तो इसमें कुछ ज्यादा एनर्जी निकल रहा है क्या? नो सर। नो सर। यस सर। यस सर। ये माइनस साइन को भूलो और डेल्टा HEG नेगेटिव होती है तो इसका मतलब क्या होता है? एक्सोथर्मिक। एनर्जी रिलीज कर रहा है। एनर्जी रिलीज हो रहा है। तो एनर्जी ज्यादा रिलीज हो रहा है कि कम रिलीज हो रहा है? ज्यादा रिलीज हो रहा है ज्यादा रिलीज हो रहा है। सारे ज्यादा हो रहा है। ग्रुप के कंपैरिजन में आप देख रहे हो कि एनर्जी ज्यादा रिलीज हो रहा है। ओके, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको दिमाग में रखना है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इस डाटा से आपको ये पता चलेगा कि ग्रुप 17 सबसे ज्यादा खुश होता है एक इलेक्ट्रॉन गेन करके, और सबसे आसानी से यदि इलेक्ट्रॉन कहीं डाला जा सकता है वो ग्रुप 17 है या हेलोजन्स है। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। ग्रुप 18, आप जल्दी जल्दी ग्रुप 18 का नाम बताओ हमको, सबको याद है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडन। क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडन। नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन और रेडन, ठीक है ना।
तो एरिया देखोगे तो इट्स 48, 106, 96, 96, 77, 68। अब सारे वैल्यूज ये पॉजिटिव हैं, ये सारे वैल्यूज पॉजिटिव हैं। अब मेरा बोलने का मतलब यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, इसका मतलब आप समझ रहे हो क्या कहानी है। एनर्जी गेन करेगा। तो एनर्जी एब्जॉर्ब एनर्जी डालना अब्सॉर्ब पड़ेगा एनर्जी। यदि Yes. हमको इसके अंदर Negative. ही इलेक्ट्रॉन डालना है तो हमको बाहर से एनर्जी देना पड़ेगा। तो क्या ये लोग एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा? नो सर। नो सर। अब देखिए इस चार्ट को जब आप देखोगे थोड़ा ध्यान से, जब इस चार्ट को आप थोड़ा ध्यान से देखोगे और गौर करके देखोगे तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे तो आपको सिंपल नजर आ रही है कि डाउन द ग्रुप घट रहा है, डाउन द ग्रुप घट रहा है कि नहीं घट रहा है? यस सर। 48, 47, 46 घट रही है, नो डाउट, किलो जूल पर मोल में है। इसमें देखो अब यहाँ पे आपको थोड़ा घट रहा है, नो डाउट घट रहा है, नो डाउट, पर इन दोनों में थोड़ा गड़बड़ है। गड़बड़ है कि नहीं? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. हाँ, और यही सब क्वेश्चन एनसीईआरटी पूछता। देखो चार्ट कभी नहीं एनसीईआरटी रटवाता है, चार्ट से रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है कि बच्चों ने चार्ट को ऑब्जर्व किया है कि नहीं किया। ये वाला ऑक्सीजन कौन सा पीरियड का एलिमेंट है? सेकेंड पीरियड। सेकंड। और ये सल्फर थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड सर। वही वाला वैल्यू देखो, नॉर्मली तो डाउन द ग्रुप घट ही रहा, घट रहा, बट एक गड़बड़ हो जाती है सेकेंड और थर्ड पीरियड में ही गड़बड़ हो जाती है, ठीक है ना। अब नोबल गैस में हम लोग बात करने नहीं जा रहे हैं क्योंकि नोबल गैस को इलेक्ट्रॉन ना तो गेन करता है ना तो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो नॉर्मली हम लोग ग्रुप 16 और 17 में ये लफड़ा है जो हम लोग को ध्यान से देखना है। ओके, दो इंपॉर्टेंट लाइन में यहां पे लिखूंगा, जरा ध्यान से देखिएगा। Halogens have the highest electron affinity, बोल सकता हूं, have the highest electron affinity in periodic table। हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलने का मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी यही रिलीज करता है। हैलोजेंस हैव द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन पीरियोडिक टेबल। और ऑर्डर, ये आपको ऑर्डर तो बड़ा दिमाग में एकदम बैठा के रखना है क्योंकि स्कूल वाला तो 2-4-5 बार क्वेश्चन पूछ ही लेगा आपसे, और मेंस वाला थोड़ा दिमाग लगा के आपसे पूछ ही देगा करके। तो ऑर्डर क्या है, ऑर्डर क्या है, इसमें सबसे ज्यादा Sir, Renault. तो ग्रुप 17। कौन ऑर्डर पूछ रहा हूँ, क्लोरीन फ्लोरीन ऐसे पूछ रहा हूँ। 28 तो फ्लोरीन फ्लोरीन में ग्रुप 17 में सबसे ज्यादा एनर्जी कौन निकाल रहा है? तो फ्लोरीन। फ्लोरीन। क्लोरीन सर। क्लोरीन। फिर ब्रोमीन। Sir, fluorine. 28 है ना? क्लोरीन फिर ब्रोमीन। फिर ब्रोमीन सर। आयोडीन। आयोडीन, आयोडीन। ठीक है ना। यस सर। अब ये वाला ऑर्डर में डिफरेंस क्यों है, ये भी मैं आपको थोड़ी देर में समझा दूं, ठीक है ना, क्यों है ये वाला। और यहाँ पे भी ये डिफरेंस है, तो ये वाला आपको ये डिफरेंस दिमाग में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट ये दोनों डिफरेंस, कि सल्फर का ऑक्सीजन से ज्यादा होता है। ओके, और यहाँ पे क्लोरीन पहले आएगा और फ्लोरीन बाद में आएगा। यहाँ पे सल्फर पहले आएगा और ऑक्सीजन बाद में आएगा। सल्फर, ठीक है ना, सल्फर ऑक्सीजन सेलेनियम टेलुरियम पोलोनियम, इस तरह, ठीक है ना, ध्यान रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? यस सर।
चलिए, तो ये वाला एक्सेप्शन ज्यादातर पूछा जाता है, ठीक है। अब चलिए हम लोग देखते हैं कहानी कुछ आगे देखते हैं। तो यहाँ पे एक और चीज आप लोगों ने देखा होगा, डाउन द ग्रुप घट रहा है और इधर बढ़ रहा है। तो उसको मैं समझाता हूँ, पहले इस चार्ट को आराम से गौर कर लो। ओके, देख लिया? चलिए, तो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन कौन नहीं गेन करना चाहता है? ये वाला बिल्कुल इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करना चाहता है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन ये वाला गेन करना चाहता है। ओके, अंडरस्टूड। और ग्रुप 17 में ये ध्यान देने की क्लोरीन की सबसे मैक्सिमम कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन गेन करने की। ओके, हम लोग थोड़ा ट्रेंड्स का बात कर लेते हैं। ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? ऑब्वियस सी बात है, Z इफेक्टिव पे डिपेंड करेगी। दूसरी सी बात है, नंबर ऑफ सेल्स पे भी डिपेंड करेगी। देखिए, अब Z इफेक्टिव का कहानी बताता हूं। आप प्लस साइन को देख के समझोगे बड़ा है प्लस साइन, तो बड़ा Z है। तो ये वाला A है और ये वाला B। इलेक्ट्रॉन इसके सामने आ रहा है, इलेक्ट्रॉन इसके सामने आ रहा है। कौन ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपने अंदर में? B। जिसका Z इफेक्टिव ज्यादा। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग? Z इफेक्टिव क्या इफेक्ट डालता है? Z इफेक्टिव इंक्रीज करता है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इंक्रीज करता है। इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन आ जाएगा उतना ज्यादा खुशी है ना उसको, उतना एनर्जी रिलीज करेगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड करती है ये दो फैक्टर पे। और कैसे कैसे ये देख लो, लिखा हुआ है। Z इफेक्टिव इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इंक्रीज करेगा। नंबर ऑफ सेल्स। अब नंबर ऑफ सेल्स देख लो कि ये है एक और ये आ गई एक और। अब इसको इलेक्ट्रॉन गेन करवाना है, इसको इलेक्ट्रॉन गेन करवाना। देखो कौन, इसका देखो डिस्टेंस इतना हो जाएगा, इसका सर A जल्दी गेन करेगा। क्योंकि ज्यादा सामने आएगी ना न्यूक्लियस की Yes, sir. इलेक्ट्रॉन, तो ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन अपने अंदर में ले लेगा। तो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करेगा तो क्या होगा? इफेक्टिव डिक्रीज करेगा। डिक्रीज करेगा। ये नंबर ऑफ सेल्स की बात। नंबर ऑफ सेल्स यदि इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करेगा। और सिंपल सी कहानी। अब चलिए हम लोग डाउन द ग्रुप की बात कर ही लेते हैं। डाउन द ग्रुप पहला फैक्टर, Z effective increases but slowly. No doubt, Z effective increase करता है डाउन द ग्रुप, बट बहुत हल्का हल्का इंक्रीज, बहुत हल्का हल्का इंक्रीज। ओके, गॉट इट? तो ये हल्का हल्का क्या को कंट्रीब्यूट करेगा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को इंक्रीज करने के लिए कंट्रीब्यूट करेगा, है ना? हल्का हल्का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को इंक्रीज करने की कोशिश करें। अब दूसरा वाला, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेस बाय 1 which dominantly
डिक्रीज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आप देखो ये वाला तो हल्का सा बढ़ाने का कोशिश कर रहा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को, बट ये बहुत ज्यादा घटाने का कोशिश कर रहा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लास्टली क्या होगा उसके साथ? डिक्रीज होगा। घटेगा घटेगा सर। है ना, डोमिनेंट वाला पार्ट प्ले करेगा अपना। तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगी, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ये जनरल ट्रेंड है। ओके सर हाँ, सर बाय वन विच डोमिनेंटली डिक्रीजेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होती है ना एक एक करके डाउन द ग्रुप आओगे तो यस तो सर। वो जो इंक्रीज है एक एक सेल का, वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को बहुत ज्यादा घटाने का कोशिश कर रहा है, क्योंकि सेल एक एक बढ़ते चल जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को गेन करना तो और मुश्किल होगा ना। यस समझ गए ना? यस सर। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो कम ही एनर्जी निकलेगी। ओके ठीक है सर। तो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि देखो ये वाला फैक्टर इंक्रीज करने का कोशिश कर रहा है, नो डाउट। तो ये सिंपल एग्जांपल याद रखना, ये एक बच्चा है, इसको कोई इधर खींच रहा है 5 के फोर्स से और इधर खींच रहा है 100 के फोर्स से, ठीक ऑपोजिट में। इधर जाएगा ये सर 100 का 100 के तरफ। इधर जाएगा, काहे कि जो वाला इसको डिक्रीज करवा रहा है, यहाँ पे ये वाला इसको डिक्रीज करवा रहा है ज्यादा डोमिनेंटली, तो इसके ओर चल जा रहा है, तो डिक्रीज कर रहा होगा। अंडरस्टूड? अब अक्रॉस द पीरियड जेड इफेक्टिव क्या होता है अक्रॉस द पीरियड? सर डिक्रीज इंक्रीज बढ़ता है ना? और नंबर 2 सेल रिमेन्स कांस्टेंट। कांस्टेंट। पीरियड में तो सेल कांस्टेंट ही रहेगा। तो भैया जेड इफेक्टिव इंक्रीज कर रहा है तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज। इंक्रीजेस अक्रॉस पीरियड। बहुत सिंपल है, कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ओके अब कुछ और चीजें बतानी है। तो ये तो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया, डाउन द ग्रुप क्या कहानी हो रही है। ओके थर्ड यहीं पे बता देता हूं आपको, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था फ्लोरीन क्लोरीन बताया था ना। फ्लोरीन का दिखाया था -328 किलो जूल पर मोल और इसका दिखाया था -349 किलो जूल पर मोल। तो डाउन द ग्रुप आ रहा है ना कहानी। तो डाउन द ग्रुप यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, बढ़ रहा है कि घट रहा है? सब बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। तो आप बहुत बच्चा बोलेगा सर एक्सेप्शन है, और बहुत सारे लोग आपको एक्सेप्शन बोल के याद भी करवा देंगे। तो कुछ तो गड़बड़ है ना नॉर्मल ट्रेंड से। नॉर्मल ट्रेंड बोलता है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करनी चाहिए डाउन द ग्रुप। नेगेटिव साइन तो मत पकड़ लेना, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो बढ़ रही है डाउन द ग्रुप, है ना? ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रहा है यहाँ पे, काहे? कोई बता सकता है? एब्जॉर्ब हो रहा ए। देखो सिंपल सी कहानी है, फ्लोरीन सबसे छोटा एटम है, सबको मालूम है। फ्लोरीन एक बहुत छोटा एटम है, सबको मालूम है। फ्लोरीन के पास सेल ज्यादा है, तो भैया इलेक्ट्रॉन इसको गेन करना है, इसको गेन करना है, तो जल्दी तो इसी को गेन कर लेना चाहिए और इसको ज्यादा खुशी होना चाहिए फ्लोरीन को, और ज्यादा एनर्जी निकालना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं होता है? इसका सिंपल सा रीजन है, इसकी छोटी सी जगह। फ्लोरीन एटम जो है ना, वो बहुत छोटा सा वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है। इसकी जो भी इलेक्ट्रॉन है वो बहुत छोटी सी जगह पे अपने आप को एडजस्ट करके रखता है। अब एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आता है तो उसको वहां पे रखने की जगह नहीं है। जैसे ही एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उस सिस्टम में यदि घुस गया तो इतनी ज्यादा रिपल्सन हो जाएगी आपस में
इतनी ज्यादा रिपल्सन हो जाएगी आपस में कि वो एटम टूट सकता है ना। रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा हो जाएगी एक एटम के अंदर में तो वो एटम क्या है, ब्रेक हो जाएगा ना। एटम में अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होना चाहिए। तो फ्लूरीन की साइज इतनी छोटी है कि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट करने का जगह वहां पे नहीं है, और एकोमोडेट करवाने की कोशिश करोगे तो हाई रिपल्सन के कारण एटम में हाई अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। तो फ्लूरीन में इसलिए इलेक्ट्रॉन को गेन करवाना इज लिटिल टफर कंपेयर टू क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन की साइज थोड़ी बड़ी है। क्लोरीन बोलता है ठीक है एक इलेक्ट्रॉन दे दो, मेरे पास जगह भी है रखने के, ये मैं रख लूंगा उसे, और वो रख भी लेता है और थोड़ा ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है। इसको थोड़ा प्रॉब्लम होता है रखने, गेन तो करता है नो डाउट, थोड़ा दिक्कत होता है। रीजन इज इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, अपने ही इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होने लगी। अब समझो ना, मानो कि मेरा घर एक कमरे का है, एक पल हम लोग उसमें 3 आदमी रहते हैं एक कमरे का घर, और 2 आदमी कोई आ गया बाहर से, तो दिक्कत तो होगा ना बहुत ज्यादा। तो वही बात समझ आ गई कि नहीं, रीजन दिमाग में घुसा कि नहीं घुसा? यस सर। हाँ रीजन, यस सर। ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पे एक चीज लिख दे रहा हूँ, ये थर्ड पीरियड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नॉर्मली डाउन द ग्रुप घटती है, बट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ थर्ड पीरियड पी ब्लॉक, सिर्फ पी ब्लॉक के लिए, पी ब्लॉक एलिमेंट इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सेकेंड पीरियड पी ब्लॉक एलिमेंट, सिर्फ पी ब्लॉक के लिए है, ठीक है ना। नॉर्मली क्या होना चाहिए, सेकेंड वाला का ज्यादा होना चाहिए ना, नीचे आने से घटना चाहिए, है कि नहीं। और सेकेंड वाले का क्या है, लेस है, लेस, और इसका थर्ड वाला का ज्यादा है। रीजन आपको मालूम है ना, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन increases due to small size, और ऑक्सीजन और सल्फर में भी आपको सेम कहानी नजर आएगी। ओके, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रीजन है। अब बेटा देखो ये वाला साइन यहाँ पे है तो गड़बड़ा मत जाना, ठीक है, लेस देन, ठीक है। थर्ड पीरियड का कम है, नहीं थर्ड पीरियड का ज्यादा है कंपेयर टू सेकंड पीरियड, कम होना चाहिए। अंडरस्टूड, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सेकंड पीरियड है, थर्ड पीरियड है, थर्ड पीरियड का नॉर्मली कम होना चाहिए, है ना, पर ज्यादा है। रीजन है इसकी साइज काफी छोटी और इसकी साइज बड़ी है, ये एडजस्ट कर सकता है। एक और फोर्थ रीजन है, ये भी एक इंपॉर्टेंट रीजन है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ हाफ फील्ड स्लैश फुल फील्ड इज स्मॉलर, काफी कम है ना। आपने देखा है जो आपका क्या नाम है, नोबल गैसेस होते हैं, उनमें पॉसिबल ही नहीं है कि इलेक्ट्रॉन आप डाल सको, और इलेक्ट्रॉन आप डाल ही नहीं सकोगे उसमें के अंदर में, तो ऑब्वियसली है वो एनर्जी काफी मतलब रिलीज करने की कहानी हो ही नहीं रही है वहां पे। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ जो एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं हाफ फील्ड या फुल फील्ड, तो काफी कम ही रहती है वहां। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है, नाइट्रोजन हैज also positive del HEG, ठीक है ना। नाइट्रोजन की भी पॉजिटिव डेल HEG है। पॉजिटिव डेल HEG का मतलब समझ रहे हो ना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव कम होता है जब रिएक्शन एंडोथर्मिक होता है, तो इसको एनर्जी देना पड़ेगा यदि इलेक्ट्रॉन इसके अंदर में डालना है,
रीजन क्या है पता है ना? P3 हाफ फील्ड, नाइट्रोजन की हाफ फील्ड होती है। समझ आ गई? यस सर। यस ओके, Yes, sir. चलिए जल्दी लिखिए। मिटा दे, चलो। Yes, sir. हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इन पी ब्लॉक किस ग्रुप का है? जल्दी से बताओ, बोलो। ग्रुप 17 हाँ, Group 17. ग्रुप 17। एलिमेंट्स इन विच ग्रुप has very high ionization energy but zero electron affinity? So group 18. ग्रुप 18। तो ग्रुप 18 हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन नहीं निकालना चाहता है, बहुत हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत कठिनाई। जीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन निकाल के इसको कोई खुशी नहीं होने वाला है, नहीं निकालेगा ये। तो ना ही इलेक्ट्रॉन निकालना चाहता है, ना ही इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है ना? कौन होगा? ग्रुप 18. ग्रुप 18। ऑक्सीजन, सल्फर एंड नाइट्रोजन arrange in increasing electron affinity। पहले सबका पोजीशन देख लो। सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका होगा? नाइट्रोजन नाइट्रोजन का। फिर सल्फर। सल्फर तो फिर ऑक्सीजन। फिर सल्फर का होगा। फिर ऑक्सीजन का होगा, फिर सल्फर का होगा, ऑक्सीजन का होगा, फिर सल्फर का। सल्फर सल्फर का होगा। ठीक है ना? आप देखो इसको ऐसे याद करो। यदि मैं डिक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में बता दूं तो सबसे ज्यादा किसका लग रहा है इसको? आपको मालूम है ना? थर्ड वाला का, थर्ड पीरियड जो है पी ब्लॉक का, उसका ज्यादा होता है कंपेयर टू सेकंड पीरियड। तो सल्फर का ऑक्सीजन से ज्यादा ही ना होगा। ओके, तो सल्फर का ऑक्सीजन से ज्यादा, सल्फर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का तो सबसे कम। ये याद रखो, सन SON। बच्चे नहीं भूलते हैं, ये तरीका है, याद रख सकते हो कंफ्यूजन से बचने के लिए, नहीं तो दिमाग से निकलता है ये चीज। ओके, सल्फर का सबसे ज्यादा, क्योंकि डाउन द ग्रुप ऐसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को घटना चाहिए, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को घटना चाहिए, नो डाउट, बट इसकी साइज बहुत छोटी है तो इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन होता है यहाँ पे, इसलिए इसमें काफी कम है और इसमें थोड़ा ज्यादा है। ओके, तो सबसे ज्यादा इसका और इसका तो कहानी खत्म। समझ गए कि नहीं समझे? Sir, समझ समझ गए गए। सर। Yes, sir. हाँ, यस समझ सर गया सर। फ्लोरीन सल्फर फास्फोरस या फ्लोरीन सल्फर क्लोरीन फास्फोरस अरेंज कर सकते हो? डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग कोई ऑर्डर करो ना, छोटा सा पढ़ाई करो। सर सल्फर, फ्लोरीन,
बस दिमाग उसके लगा बाद के देखो कहाँ जगह सर सल्फर है फ्लोरीन पोटेशियम कैल्शियम। ना? ओके, ऐसे होता है। आप देखो क्लोरीन का तो सबसे ज्यादा होगा, ये तो मालूम है ना आपको। यस सर। यस सर। क्लोरीन क्लोरीन। क्लोरीन फिर सल्फर। सल्फर फास्फोरस, है ना? कोई दिक्कत? क्लोरीन का सबसे ज्यादा, फिर क्लोरीन का, फिर सल्फर का, फिर फास्फोरस। ओके, यस सर। यस सर। तो ये कुछ कहानी रही। नेक्स्ट क्लास में देखते हैं और चैप्टर को थोड़ा डेप्थ में और कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे और एक्स्ट्रा पढ़ के आना, ठीक है ना?